Hello class 12th students, this is 4th of June 2020 फिजिक्स का लेक्चर 31 क्लास 12th का टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। शुरुआत में आप लोग जो लोग पहले लेक्चर से देख रहे हैं वहां पर बताया गया था क्लास 12th फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैट्स को का जो पहला जो चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट्स उसको कई हिस्से में तोड़ा गया है। जैसे हमने पढ़ा पहले कूलम्बिक फोर्स के बारे में, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, फिर फ्लक्स के बारे में, फिर गॉस थ्योरम के बारे में। उसी तरह से अब पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। ये सब पहला जो चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट्स उसी के अंतर्गत आता है। सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब बराबरी इंपॉर्टेंट से पढ़ना है। अब थोड़ा सा पंगा यह है कि क्लास 10th में आप लोग एक टॉपिक पढ़े थे ये पोटेंशियल डिफरेंस। वहां पर क्लास 10th में जो चैप्टर पढ़ा था पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, जो लोग ईमानदारी से पढ़े थे, वो अंडर करंट इलेक्ट्रिसिटी था। क्लास 10th में जो आप लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़े थे उसमें इलेक्ट्रोस्टैट्स और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को मिलाकर के दे दिया गया था, है ना। अभी बट हम लोगों को प्रॉब्लम ये है कि ये जो चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस ये इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ना है, और जो वोल्टेज पढ़ाया गया था क्लास 10th में आपको फिजिक्स में, वो क्लास 12th में फिजिक्स में ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में अलग से पढ़ना है। मतलब बोलने का मेरा शॉर्टकट में मीनिंग ये है कि क्लास 10th में ये पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज एक साथ ही दे दिया गया था, बट 12th क्लास में थोड़ा सा अंतर है। 12th क्लास में अभी जो हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे ये इलेक्ट्रोस्टैट्स के तहत पढ़ेंगे, और वो जो वोल्टेज वाला है ओम्स लॉ वाला है, जैसे याद आ रहा होगा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस V है, V, ठीक है, V बराबर W/Q। क्लास 10th में अगर याद करो क्लास 10th में यही V बराबर I और ओम्स लॉ में आप लोग लगा लिए थे, अभी भी लगाएंगे, बट उसका एक अलग चैप्टर है, एकदम अलग चैप्टर, करंट इलेक्ट्रिसिटी अलग चैप्टर। अभी हम लोगों को वोल्टेज के बारे में नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ना है। वैसे क्लास 10th में जो पढ़े थे उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर आप लोग समझ नहीं पाएंगे। जो लोग ईमानदारी से पढ़े थे बताया गया था कि अगर ये एक पाइप है, 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 अगर ये पाइप है, और इस पाइप में पूरा पानी भरा हुआ है, इस पाइप में पूरा पानी भरा हुआ है, इस पाइप में पूरा पानी भरा हुआ है, फिर वो पानी जो है वो फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि ये जो दोनों पाइप का जो एंड है, दोनों के बीच में प्रेशर का डिफरेंस होना जरूरी है, नहीं तो पानी फ्लो नहीं करेगा। जैसे ही पाइप को ऐसे थोड़ा ढला देंगे, इधर उधर थोड़ा सा ऐसे गिरा देंगे, तो प्रेशर का डिफरेंस बन जाएगा, और प्रेशर का डिफरेंस मिलने के वजह से वो जो पानी है वो फ्लो कर जाएगा, है ना। ये आपको 10th में, 11th में, 7th में, 6th में पढ़ाया गया है। और वैसे ही आपको क्लास 10th में आपको सिखाया गया है कि अगर ये एक वायर है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, बट वो फ्लो नहीं करेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि बस एक वायर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो मूव करने लगेगा। वायर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए, जैसे पाइप के अंदर पानी को मूव करने के लिए प्रेशर का डिफरेंस होना जरूरी होता है, वैसे ही एक वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाने के लिए प्रेशर का डिफरेंस नहीं, पोटेंशियल का डिफरेंस होना जरूरी होता है। और क्लास 10th में इसी को आपको वोल्टेज बताया गया था, है ना। दिस वाज द कांसेप्ट दैट यू हैव स्टडीड इन क्लास 10th। एक बार और समझ लेते हैं। क्लास 10th में आपको पढ़ाया गया था कि पाइप है तो वायर है, पाइप में है पानी, वायर में है फ्री इलेक्ट्रॉन, बट पाइप में पानी होने से वो पानी फ्लो नहीं करेगा, वायर में सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने से वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो नहीं करेगा। पाइप में जब तक प्रेशर का डिफरेंस ना हो पानी बहेगा नहीं, और बहता हुआ पानी ही वाटर करंट को जन्म देता है। उसी तरह से वायर है, वायर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, उससे कुछ नहीं होगा जब तक वायर के एंड्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस ना हो, तब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा। और 10th में आपको सिखाया गया था जब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा तब तक हम लोग उसको इलेक्ट्रिक करंट कह नहीं सकते थे। तो दैट वाज द कांसेप्ट बिहाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, उसको वोल्टेज कहते थे क्लास 10th में। अभी 12th में आपका जो सिलेबस है वो थोड़ा सा इससे अलग है, थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा अलग फॉर्मूला है, थोड़ा सा अलग प्रूफिंग है, बट ये वाला कॉन्सेप्ट भी आएगा। साइंस में जैसे कि हमेशा बोला जाता है कि ऐसा नहीं जो पढ़े गलत पढ़ लिए, वो जो 10th में पढ़ाया गया वो आएगा दोबारा, बट वो करंट इलेक्ट्रिसिटी पे आएगा। अभी जो पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रोस्टैट से रिलेटेड है। तो क्या पढ़ना है अभी इस चैप्टर में ये मैं आपको बताता हूं।
तो पहले जो डेफिनेशन है उसको हम लोग देखते हैं। पहले जो डेफिनेशन है उसको पहले देखते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या कह रहा है? द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, लिखते भी रहोगे, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर without acceleration against the electrostatic force due to the electric field. ठीक है, the electrostatic potential difference between 2 points in an electric field may be defined as the amount of work done per unit positive test charge in moving it from one point to another without acceleration against the electrostatic force due to the electric field. ठीक है, it is a scalar quantity. ठीक है, मीनिंग अगर समझने का ट्राई करते हो तो ये 10th में भी आप लोगों को और 9th में भी और 11th ग्रेविटेशन चैप्टर में भी सिखाया गया था कि अगर ये एक बॉल है, अगर ये एक पेन है, इसको छोड़ देंगे तो क्या होगा? आप लोग बताइए, इसको छोड़ देंगे तो क्या होगा? तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड के वजह से क्या होगा? ये ग्रेविटेशनल फील्ड के वजह से इस पर अट्रैक्ट हो जाएगा, है ना, नीचे की तरफ चला जाएगा। तो ये आपको 9th और 11th में सिखाया जाता है कि अगर आप चाहते हैं कि ये ना गिरे, अगर आप चाहते हैं कि अगर ये ना गिरे तो इसमें आपको क्या काम करना पड़ता है? तो इस बॉडी पर आपको एक वर्क डन करना पड़ता है, किसके अगेंस्ट में? ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट में। क्या करने के लिए? इसको अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड मूव करवाने के लिए, है ना। फिर से एक बार समझ लो, 9th 10th 11th तीनों क्लास में आपको पढ़ना था, ये अगर एक बॉल है, इसको अगर छोड़ देंगे तो ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के वजह से अट्रैक्ट हो जाएगा। आप चाहते हैं कि ये नीचे की तरफ ना जाए, तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड वाले फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको मूव करवाने के लिए ऊपर की तरफ आपको वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट द ग्रेविटी या फिर अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी को पोटेंशियल कहते थे, इसी को 9th में वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी कहते थे, इसी को 9th में पोटेंशियल एनर्जी कहते थे, 11th क्लास में इसी को हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहते थे। उसी तरह से यहाँ पर भी है कि अगर एक सोर्स चार्ज है, अभी हम लोग पिछले कई दिनों से पढ़ रहे हैं कि वो अपने आसपास बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलता है, जो कि आप लोग पढ़े बहुत दिन से। बट अब क्या करना है? सोर्स चार्ज है, वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय सोर्स चार्ज जो फील्ड बना रहा है, जो फोर्स लगा रहा है, उसके विपरीत डायरेक्शन में अगर उस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अगर आपको एक जगह से दूसरे जगह पर मूव करवाना है तो आपको उसमें वर्क डन करना पड़ेगा, और उसी वर्क डन को ही हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड may be defined as the amount of work done per unit positive test charge in moving it from one point to another without acceleration against the electrostatic force due to the electric field। और क्योंकि यहाँ पर वर्क डन के बारे में बात हो रहा है, तो बहुत पहले से हम लोग जानते हैं कि वर्क डन इज एन एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटी। जो लोग मेरे से फोन पर जुड़े हुए पढ़ने में अच्छे हैं, थोड़ा समझते हैं, उन लोग समझना कि जो 10th क्लास में जो वोल्टेज पढ़ाया जाता है उससे अलग नहीं है। हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी आते आते देखेंगे कि कैसे ये सब चीज कनेक्ट हो जाता है आपस में। बट अभी भी आपके दिमाग में थोड़ा बहुत आ रहा होगा कि चार्ज को मूव करवाना जादू तो है नहीं। चार्ज को मूव करवाने के लिए वहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस का जरूरत होता है। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बट फिर भी उस फ्री इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने के लिए आपको एक वर्क डन करना पड़ता है। दैट वर्क डन इज बेसिकली आवर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। क्लास 10th में इसको सीधा वोल्टेज लिख करके काम चल गया था। अभी 12th में दिक्कत यह है कि यहाँ पर जो फील्ड बना रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज बनाता है, तो यहाँ पर थोड़ा सोच समझ करके काम करना पड़ेगा। एक्चुअल कंसेप्ट वही है कि जो 10th में वोल्टेज था वही चीज है, बस यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट को भी हम लोग शामिल कर रहे हैं मैच में अपना। ठीक है, इसको लिख करके रखो। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ये सब लिखते रहना।
मान लो कंसीडर दैट पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, ये प्लस क्यू है, पॉइंट चार्ज है मतलब ये सोर्स चार्ज है, ठीक है ना, ये सोर्स है, placed at point O and let A and B are any 2 points in an electric field of the point charge plus Q. ये Q है, आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, 2 पॉइंट ले रहे हैं A और B जो कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ही है, ठीक है। अब अगर नाम लिया जाए VA, ध्यान से देखना नहीं तो फिर उल्टा पुल्टा हो जाएगा। VA और VB आर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स, VA और VB अगर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स लेते हैं कहां पर, एट A and B and WAB is the amount of work done, लिखते भी रहोगे, WAB is the amount of work done in moving a vanishingly small test charge Q naught from A to B, then ये फॉर्मूला है, ये डेफिनेशन है, VB minus VA is WAB by Q naught। एक बार मैं समझा भी दूं, वैसे तो समझ ही गए होगे। ये सोर्स चार्ज है, ये अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, इस पर कोई 2 पॉइंट ले लेते हैं A और B, एक टेस्ट चार्ज ले लेते हैं Q नॉट, उसको मूव करवाना है, जैसे उस पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड लग ही रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगने की वजह से उसमें अट्रैक्शन रिपल्सन तो होगा ही, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। अब क्या करना है कि जो उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है उसके अगेंस्ट में उस वेनिसिंगली स्मॉल टेस्ट चार्ज को मूव करवाना है, कहां से कहां, जैसे इस डायग्राम में A से B, इस पे एक फोर्स लग रहा था ऐसे, फोर्स लग रहा था ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा था ऐसे, बट उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में उठा करके एक टेस्ट चार्ज को A से B पर लाना है, तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि वर्क डन नहीं करोगे तो उस पर तो एक फोर्स लग रहा है जिससे कि वो तो फेंका जाएगा, बट आप चाहते हैं फेंकाए ना, वो मूव करे इलेक्ट्रिक फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो आपको एक वर्क डन करना पड़ेगा उस टेस्ट चार्ज पर। उसी वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज को ही हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। इसको नोट करके रखो, फिर और क्लियर होगा। ठीक है, अब इस डायग्राम को एनालाइज करोगे जरा, अब इस डायग्राम को थोड़ा सा एनालाइज करोगे तो हम लोगों को क्या करना है, एक्चुअली में वर्क डन कैलकुलेट करना है। क्या करने के लिए, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को उठा करके लाना है, कहां से कहां, A से B, किसके अगेंस्ट में, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में। उसके लिए हम लोग एक पॉइंट मान लेते हैं P, ये देखो पॉइंट P, ऐसे समझ लो जरा सा, एक पॉइंट ले लिया P पर रख देते हैं हम लोग प्लस Q नॉट, ये हमारा टेस्ट चार्ज है, ठीक है। तो ये फोर्स लगाएगा कौन, ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज को फोर्स लगाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, F बराबर QE फॉर्मूला पढ़े थे, इतना फोर्स लगेगा जो कि इसको इस डायरेक्शन में लेके जाएगा। बट आपको क्या करना है, वर्क डन करना है। क्या करने के लिए, A से B लाना है, किसके अगेंस्ट में, तो इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में। तो आपके द्वारा लगाया जाने वाला फोर्स का डायरेक्शन किसके ऑपोजिट में होना चाहिए, तो ये फोर्स लगेगा, दिस इज माइनस Q नॉट इंटू E, ये फोर्स हो जाएगा हमारा, ये फोर्स हो जाएगा, ये फोर्स चाहिए मेरे को चार्ज को इधर से उधर लाने के लिए। एक रैंडम पॉइंट लिया था P, ठीक है। चलो पहला चीज तो ये जान लिए। अब दूसरा चीज, क्लास 11 जो लोग पढ़ते हैं, वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो वर्क डन निकालने का 2 तरीका है, या तो क्लास 9 वाले तरीका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से लगा दो, या फिर अगर आपको लगे कि वो वर्क डन बाय वेरिंग फोर्स है तो तरीके से निकालना पड़ेगा। अब खुद से बताओ जो लोग पढ़ाई किए हो ठीक से, यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो वर्क डन बाय वेरिंग फोर्स होगा या फिर नहीं होगा। तो जो लोग समझदार हैं वो लोग बताएंगे दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वर्क डन बाय वेरिंग फोर्स। जब दूर से ला रहे हैं, दूर से ला रहे हैं, दूर से ला रहे हैं इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में, जब नजदीक आने लगेगा तब फोर्स तुमको उतना नहीं लगेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो वर्क डन है, दैट वर्क डन विल बी डन बाय अ वेरिंग फोर्स। और वैसे में भी आप लोग पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं, कूलम्बिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² है। मतलब जैसे जैसे नजदीक आते हो फोर्स का वैल्यू जो है वो कम हो जाएगा, है ना। जैसे जैसे नजदीक फोर्स ज्यादा, कूलम्बिक फोर्स, जैसे जैसे नजदीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। इसका मतलब है जैसे जैसे टेस्ट चार्ज उठा करके नजदीक लाओगे
तो फोर्स का वैल्यू जो है वो वेरिंग आ जाएगा, और वर्क डन बाय अ वेरिंग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से नहीं निकलता है। क्लास 9 10 में तो नहीं, बट 11 12 में आपने सीखा, इसको निकालने का एक तरीका है। ये P था, इसके ठीक नजदीक में एक पॉइंट ले लेंगे Q, यहां से यहां तक की दूरी को पूरी dl चाहे dr मान लेंगे, ठीक है। तो पहले फोर्स एट पॉइंट P ऑन Q नॉट, तो फोर्स बराबर हमने पढ़ा था, अगर +1 हो, जो लोग पढ़ लिए चैप्टर उन लोग का हो गया, जो लोग नहीं पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर +1 होता तो जो फोर्स है वही E हो जाए, बट मेरा तो 1 नहीं Q नॉट है, तो F बराबर E नहीं, F बराबर QE, सो दिस इज Q नॉट इंटू E, यही फोर्स है, दिस इज फोर्स, ठीक है। और हम लोग देख रहे हैं कि ये फोर्स तो इस तरफ लग रहा था, मेरे को ये नहीं, मेरे को ये वाला फोर्स चाहिए, therefore small amount of work done, small amount of work done in moving charge Q naught from P to Q, this is dW, this is F dot dl। अच्छा, तो F, ये वाला F अगेंस्ट वाला, इसका डायरेक्शन इधर है और dl भी इधर है, इधर से इधर लाना है। फोर्स उस तरफ लग रहा था, बट आपको जो फोर्स कैलकुलेट करना है वो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स, मतलब इस तरफ, और dl भी इस तरफ है, तो दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। सो दिस इज F dl cos 0, मतलब F dl ही हो गया, मतलब माइनस Q नॉट इंटू E इंटू dl हो गया, ये dW है। देयरफॉर, और इसमें और कर सकते हैं हम लोग, दिस dW इज इक्वल टू माइनस Q नॉट, इस E का वैल्यू पुट कर सकते हैं। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सोर्स चार्ज, ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सोर्स चार्ज, तो इसका वैल्यू हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इस E की वैल्यू वी कैन यूज पॉइंट P तक का दूरी को कुछ मान लो, पॉइंट P तक की दूरी को कुछ मान लेते हैं, पॉइंट P तक की दूरी को R मान लेते हैं, ठीक है। तो E का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q होता है उसमें सोर्स का, बाई R स्क्वायर इंटू dl, ये dW हो गया। और ये सब लैंग्वेज लिख लेना है। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग चार्ज Q नॉट फ्रॉम P टू Q अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब लिख लेना। तो ये dW हो गया। dW से W निकालने का दुनिया में एक ही तरीका है, therefore work done in moving charge टेस्ट चार्ज Q नॉट, अब कहां से कहां का डेफिनेशन के हिसाब से A से B था, फ्रॉम A टू B विल बी, dW से W निकालने का दुनिया में एक ही तरीका है, दिस इज इंटीग्रेशन। यहां पर इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस बाहर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर, Q बाहर, Q नॉट बाहर, R पे पावर -2 इंटू dl या dr लिख लेते हैं, है ना, इसको dr लिखो, ठीक रहता है dr, क्योंकि fr के फॉर्म में फिर कंफ्यूजन होगा, है ना। अब कहां से कहां, तो अभी लिमिट लगाएंगे हम लोग, तो लिमिट आपको एक ही रहेगा, कहां से कहां लगाना, A से B, तो A से B जो पॉइंट है, दूरी का नाम अगर देखेंगे तो दिस विल बी RA से RB, ठीक है। देखते हैं मेरे व्यू में आ भी रहा है कि बस मैं ही बोल रहा हूं, व्यू में आ भी नहीं रहा, नहीं आ रहा है ठीक से। So dW का इंटीग्रेशन इज वर्क डन
from A to B, this is -1 by 4 pi epsilon naught q into q naught, r के पावर -2 का इंटीग्रेशन होता है r का पावर -1 by -1, तो ये +1 हो गया, और r का पावर -1 को 1 by r लिख सकते हैं, और अभी लिमिट लगा देंगे rb से ra, so this comes out to be 1 by 4 pi epsilon naught q into q naught into upper limit is 1 by rb minus 1 by ra, upper limit minus lower limit, ठीक है। और अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया गया था, थोड़ी देर पहले हम लोग लिखे थे दिस WAB by q naught was 1, this comes out to be 1 by 4 pi epsilon naught q into 1 by rb minus 1 by ra, और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अभी थोड़ी देर पहले लिखवा रहे थे, दिस WAB by q naught को ही कहते हैं हम लोग VB minus VA बराबर 1 by 4 pi epsilon naught q, ये q टेस्ट चार्ज होगा, दिस इज सॉरी q जो है वो सोर्स होगा, दिस इज 1 by RB minus 1 by RA, तो ये फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस का, VB minus VA बराबर 1 by 4 pi epsilon naught q into 1 by RB minus 1 by RA। 10th क्लास में यही V को सीधा वोल्टेज लिख करके फिर ओम्स लॉ पर पहुंच गए थे, यहाँ पर इतना चौड़ाई नहीं चलेगा, यहाँ पर VB minus VA इज पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज 1 by 4 pi epsilon naught into q into 1 by RB minus 1 by RA। ठीक है, इसको लिखो। अब थोड़ा नोट बनाओ और देखो, ये जो पॉइंट A है अगर वो इन्फिनिटी पर होता, अगर ये पॉइंट A इन्फिनिटी पर होता, अगर ये पॉइंट A अगर इन्फिनिटी पर होता, कहां से कहां, ये जो प्रूफिंग किया उसमें चार्ज को A से B लाए हो, अब कहां से लाना है, अब कहां से लाना है, अब कहां से लाना है, इन्फिनिटी से B पर लाना है, इन्फिनिटी से B पर, इफ पॉइंट A इज एट इन्फिनिटी। अब जो लोग सीखेंगे क्लास 11th में उन लोगों को मालूम होगा फिजिक्स में इन्फिनिटी और मैथ्स में इन्फिनिटी में अंतर होता है ना। ग्रेविटेशन चैप्टर में इन्फिनिटी का मतलब था जहां पर अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड काम ना करे उसको इन्फिनिटी मान लिया जाता है। इस चैप्टर में इन्फिनिटी का मतलब सच में इन्फिनिटी नहीं है, यहाँ पर एक सोर्स चार्ज अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, बट वो इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा दुनिया भर में नहीं बनाएगा। जिस पॉइंट के बाद वो सोर्स चार्ज अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड ना बना सके उसी को इन्फिनिटी मान लेते हैं। तो अभी जो आप चार्ज को A से B ला रहे थे, अब अगर इन्फिनिटी से B पर लाना है, इन्फिनिटी से B पर लाना है, इन्फिनिटी से B पर लाना है, मतलब एक पॉइंट अगर इन्फिनिटी पर हो गया तो ये जो A से B फॉर्मूला लिखे थे इसी को इन्फिनिटी B लिख देते हैं फॉर्मूला, मतलब A इन्फिनिटी हो गया। और फॉर्मूला क्या होगा, 1 by 4 pi epsilon naught, 1 by 4 pi epsilon naught q naught 1 by RB माइनस 1 by A इन्फिनिटी पर है। और मैथ वाले लोग या फिर नॉन मैथ वाले लोग जानते हैं 1 by इन्फिनिटी 0 होता है, तो W अगर इन्फिनिटी से B तो दिस इज 1 by 4 pi epsilon naught q naught by 1 by RB, और इसी में अभी W इन्फिनिटी B by q naught, दिस इज आवर 1 by 4 pi epsilon naught q by RB हो जाएगा। और ये जो है W by Q यही क्लास 10th में पढ़े थे आप लोग, V बराबर W by Q क्लास 10th में पढ़े थे, V बराबर W by Q क्लास 10th में पढ़े थे, V बराबर W by Q, यही W by Q को ही हम लोग V कहते हैं, दिस V इज 1 by 4 pi epsilon naught Q by R। तो ये हम लोगों को जानना है, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है जो कि क्लास 10th में भी था, और ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है। दोनों में कुछ खास अंतर तो नहीं है। अब देख रहे हो क्लास 10th के साथ कैसे मैच कर गया। 10th क्लास में भी आप लोग पढ़े थे V बराबर W by Q, 10th क्लास में भी आप लोग पढ़े थे V बराबर W by Q, 10th में भी आप पढ़े थे V बराबर W by Q, और अभी भी W by Q ही V हो जा रहा है, और फॉर्मूला हो जा रहा है 1 by 4 pi epsilon naught Q by R। ठीक है, तो यही क्लास 10th में लिखवाया गया था, कुछ खास अंतर नहीं है।
पोटेंशियल डिफरेंस में ए से बी लाना है किसको? टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में, ए से बी, और सिर्फ पोटेंशियल वर्ड होगा तो इसका मतलब है इंफिनिटी से बी पर लाना, कुछ खास अंतर नहीं है दोनों में ही। W बाई टेस्ट चार्ज ही है। अगर दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस वाला हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई 1/r माइनस 1/r है। और सिर्फ पोटेंशियल वर्ड मेंशन क्वेश्चन में, ग्राफ में, कॉन्सेप्ट में, थ्योरी में अगर पोटेंशियल वर्ड लिखा हुआ हो तो वो कह रहा है आपको सामने से कि v निकालना है, और v निकालने के लिए आपको सिर्फ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q सोर्स का है बाई r, उस पॉइंट का डिस्टेंस सोर्स चार्ज है, ठीक है। और क्योंकि ये स्केलर है तो इसका न्यूमेरिकल बनाना काफी आसान होगा। इसका न्यूमेरिकल हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे। फॉर्मूला पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस में एक ही है, जैसे कूलम्बिक फोर्स में एक फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला, जैसे आप गॉस थ्योरम का फॉर्मूला देखें, अब से पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला देखना है। VB माइनस B है, अगर दो पॉइंट वाला हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q 1/r माइनस 1/r है, और सिर्फ पोटेंशियल ही लिखा हुआ हो मतलब सिर्फ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r है ना, q सोर्स चार्ज है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r, ठीक है। RB मतलब जिस पॉइंट पर निकालना होगा पोटेंशियल। सो दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज पोटेंशियल, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, स्केलर क्वांटिटी है। न्यूमेरिकल अगले क्लास में बताऊंगा, बट फॉर्मूला ठीक से याद रखना, कुछ है नहीं इतना। आधा घंटा का लेक्चर के बाद कॉन्सेप्ट है कि V बराबर, जैसे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर याद किए हो, q जो है वो सोर्स चार्ज का है, उसी तरह से पोटेंशियल इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r है, q अभी भी सोर्स चार्ज का है, और ये स्केलर है, और इसका न्यूमेरिकल बनाना काफी आसान है। बस आप लोग मेक श्योर करेंगे कि फॉर्मूला याद हो। प्रूफिंग तो अपने जगह पर है, पर फॉर्मूला याद करना है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करके रखो। और अभी 1-1.5 महीना आपका ऑनलाइन क्लास के बगैर आपका उपाय नहीं है, तो जो लोग बहाना लगा रहे हैं कि अभी ऑनलाइन ऑफलाइन, कुछ नहीं, अभी ऑनलाइन में ही क्लास चलेगा। आप अपना अपना किताब लेकर के बैठिए, सारा टॉपिक लिखते रहिए, बहुत जल्दी उपाय निकलेगा। जिन्होंने पेमेंट नहीं किया है बच्चों, जो लोग भास्कर क्लासेस के साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग मेक श्योर करें कि आपका पेमेंट जो है वो हो जाए, उसके बाद हम लोग पढ़ाई को रेगुलर कर पाएंगे, ठीक है। यहीं तक रहेगा, बाकी बातें अगले क्लास में। थैंक यू।